गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता, हमारा लेसन का जो नाम है वो है देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता। और आज हम जो टॉपिक करेंगे वो रहेगा राष्ट्रीय एकता से आप क्या समझते हैं, अर्थात राष्ट्रीय एकता से आपका क्या अभिप्राय है। प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय एकता को समझने से पहले हम समझेंगे कि देश क्या है। देश, पहले जो मानव था वह गुफाओं में रहता था, गुफाओं के अंदर उसका निवास था। और जैसे जैसे मनुष्य को समझ आती गई उसने सभ्यता को अपनाना शुरू कर दिया और संस्कृति को अपनाना शुरू कर दिया और उन्नति के शिखर पर अग्रसर हो गया। जैसे जैसे इंसान के दिमाग के अंदर डेवलपमेंट हुई, जैसे जैसे इंसान का दिमाग का विकास हुआ, उसने सभ्यता संस्कृति को अपना करके उन्नति के पथ पर अपना कदम रखना शुरू कर दिया। प्यारे बच्चों, धीरे धीरे मनुष्य ने समाज को अपनाना शुरू कर दिया, अर्थात कहें कि समाज का निर्माण करना शुरू कर दिया। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि समाज क्या है, दो या दो से अधिक लोगों के समूह को समाज कहते हैं। और समाज संबंधों का जाल है। एक दूसरे से हमारे संबंध क्या है, हम एक दूसरे के संबंधों को पहचाने और उनकी इज्जत करें, उसी को समाज का नाम दिया गया है। प्यारे बच्चों, हम समाज के अंदर एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के सूत्र में भी बंधे हुए हैं। और एक देश की कल्पना साकार हुई कब, जब एक मनुष्य, एक जो गुफाओं में रहने वाला मनुष्य था, उसके दिमाग का विकास हुआ और उसने सभ्यता संस्कृति को अपना करके उन्नति करनी चाहिए, तो एक देश की कल्पना साकार हुई। और इसीलिए कहा गया है कि जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, अर्थात जननी जो जन्म देने वाली माँ है और जन्मभूमि, इन दोनों को स्वर्ग से भी बड़ी होने का दर्जा दिया गया है। अर्थात जन्मभूमि तथा जन्म देने वाली माँ को स्वर्ग से भी महान समझा जाने लगा। अब आता है प्यारे बच्चों, वास्तव में देश एक ऐसे जन समुदाय का नाम है जो एक सूत्र में बंधा हो। देश वास्तव में एक ऐसे जन समुदाय का नाम है जो एक सूत्र के अंदर बंधा हो। और इस सूत्र के अंदर चार जो कारक हैं या तत्व हैं, मुख्य रूप से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उनमें सबसे पहला जो कारक है वो है भूभाग की एकता। भूभाग, जमीनी स्तर, जमीनी भाग, धरती का टुकड़ा, एक ही भूभाग पर हम रहते हैं। वो जो लोग एक भूभाग पर रहते हों उसको हम देश का नाम देंगे। और संस्कृति की एकता, वहाँ का कल्चर एक हो, जिस भूभाग पर लोग रहते हैं वहाँ का कल्चर एक जैसा हो। किसी विद्वान ने कहा था कि यदि किसी देश को समाप्त करना है तो वहाँ के
कल्चर को या वहाँ की संस्कृति को समाप्त कर दे, देश अपने आप समाप्त हो जाएगा। जिस देश की संस्कृति ऊंची होती है, जिस देश की संस्कृति मजबूत होती है, वो देश अवश्य तरक्की करता है, अर्थात वो देश मजबूत होता है। सांस्कृतिक रूप से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक भूभाग में जो लोग रहते हैं उनकी संस्कृति एक, हम चाहे किसी भी प्रांत में रहते हो, हमारी बोली अलग हो सकती हैं, भाषाएं अलग हो सकती हैं, परंतु हमारी संस्कृति के जो भाव हैं, हम भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे रीति रिवाज, विवाह शादियों के रीति रिवाज, जन्म मृत्यु के रीति रिवाज, हमारा खान पान, हमारा पहनावा, इसी को हम संस्कृति का नाम देते हैं। एक भूभाग पर लोग रहते हो और उनकी संस्कृति एक हो तो देश कहलाता है। एक और जो कारक है देश का, वो है शासन व्यवस्था की एकता, और वहां की जो शासन प्रणाली हो वह एक हो। जिस प्रकार से हिंदुस्तान के अंदर एक ही शासन व्यवस्था की पालना की जाती है, यहाँ पर एक ही शासन व्यवस्था है, अलग प्रकार की शासन व्यवस्था नहीं है। हम एक भूभाग पर रहते हैं, हमारा कल्चर अर्थात हमारी संस्कृति एक है, और हम एक ही प्रकार के शासन को मानते हैं, या एक ही शासन व्यवस्था का हम पालन करते हैं, तो हम एक देश के वासी हैं, या हमारा एक देश है। और नंबर 4 आता है राष्ट्रभाषा। जिस प्रकार से एक ही भूभाग पर रहना, एक ही संस्कृति का पालन करना और एक ही शासन व्यवस्था का पालन करना, इसी प्रकार से नंबर 4 है एक भाषा। हमारी जो भारत की, हिंदुस्तान की जो राष्ट्रभाषा है वो है हिंदी, और हम हिंदी का सम्मान करते हैं। एक ही राष्ट्रभाषा का होना या एक ही भाषा का पूरे भूभाग पर होना देश कहलाता है। प्यारे बच्चों, एक देश का निर्माण करने में मैंने आपको बताया 4 चीजें अहम भूमिका अदा करती हैं। एक, भूभाग पर निवास, और एक ही संस्कृति की पालना करना या संस्कृति की एकता, या हम कहें शासन व्यवस्था की एकता, और राष्ट्रभाषा का होना। देशभक्ति किसी मिट्टी की मूर्ति की पूजा करना नहीं है। प्यारे बच्चों, एक मिट्टी की मूर्ति बना ली, हम उसकी पूजा करने लग जाए, कहें कि देशभक्ति है, नहीं। देशभक्ति के लिए हमें बहुत से कार्य करने होते हैं। देशभक्ति का अर्थ ऐसे लोगों की सेवा जो एक देशीय कहलाते हैं। एक देशीय उन लोगों की सेवा है जो एक देशीय कहलाते हैं। और देश के अंतर्गत देश की प्राकृतिक संपदा, देश के अंतर्गत देश की प्राकृतिक संपदा भी आती है, और प्राकृतिक संपदाओं में पर्वत, पहाड़, नाले, झरने, तालाब, नदियां, सागर और जंगल और तरह तरह की वनस्पति और वहां पर पैदा होने वाले जीव जंतु भी शामिल होती हैं। इन सभी चीजों से मिलकर देश बनता है। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बताऊं, देश का प्राकृतिक सौंदर्य भी, देश का प्राकृतिक सौंदर्य भी देश कहलाता है। और हमारे जो भारतवर्ष के अंदर नदियां, नाले, वनस्पति, झरने, तालाब, इन सभी को की जो सुंदरता है वो मनुष्य का मन मोह लेती है। हमारे भारतवर्ष के अंदर 6 ऋतुओं का आगमन, 6 ऋतुओं का आगमन, और मैं आपको बताऊं कि वो 6 ऋतु कौन सी है। 6 ऋतुओं का आगमन पूरे विश्व के अंदर चर्चा का विषय है, या पूरे विश्व के अंदर अपनी सौंदर्यता की
छठा भी घेरता है 6 ऋतुओं का आगमन हिंदुस्तान के अंदर। और वो 6 ऋतुएं मैं आपको बताऊं, वो 6 ऋतुएं बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु तथा शिशिर ऋतु। और ये 2-2 महीने के अंतराल पर 6 ऋतुएं आती है। ऋतुओं का एक बार मैं फिर दोहरान करूंगा, ऋतु में एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं। 6 ऋतुएं हिंदुस्तान के अंदर कौन कौन सी आती है जो 2-2 महीने के अंतराल पर आती है। बसंत ऋतु, नंबर 2 ग्रीष्म ऋतु, नंबर 3 वर्षा ऋतु, और नंबर 4 शरद ऋतु, और नंबर 5 हेमंत ऋतु, जिसको हम बोलते हैं प्यारे बच्चों सर्दियों से पहले। बसंत ऋतु और हेमंत ऋतु, और नंबर 6 है शिशिर ऋतु। और अब आता है प्यारे बच्चों कि हम देश के प्रति हमारे कौन कौन से कर्तव्य होने चाहिए। देश के प्रति हमारे कौन कौन से कर्तव्य होने चाहिए। देश के प्रति हमारे बहुत से कर्तव्य होने चाहिए, और उनमें से जहां हम कार्य करते हैं, नंबर 1, जहां हम कार्य करते हैं अपने कार्य को मेहनत, लगन और निष्ठा के साथ पूर्ण करें। जो हमारा कार्य क्षेत्र है, जहां हम कार्य करते हैं उस कार्य को लगन और मेहनत से करें, उसका निपटान बड़ी मेहनत और लगन के साथ करें, हमारा प्रथम कर्तव्य है। नंबर 2 देश के प्रति सच्चा प्रेम। देश के प्रति हमारा प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे का हमें सहयोग करना चाहिए। और नंबर 3 आता है टैक्स को ईमानदारी से भरें। सरकार हमारे ऊपर विभिन्न प्रकार के टैक्स लगती हैं, उस जो सरकार हमारे ऊपर टैक्स लगती हैं वो टैक्स हमें समय पर ईमानदारी से भरना चाहिए। उसी टैक्स से प्यारे बच्चों हमारे देश का जो आर्थिक ढांचा है मजबूत होता है। उसी टैक्स के पैसे से विभिन्न प्रकार की नीतियां बनाई जाती हैं और उन नीतियों को अंजाम दिया जाता है, जिससे हमारे देश की आर्थिक हालत मजबूत होती है और देश उन्नति की ओर अग्रसर रहता है। नंबर 4 आता है नैतिक कर्तव्यों का पालन। नैतिक कर्तव्यों के अंदर रिश्वतखोरी से दूर रहना तथा ठगी इत्यादि से दूर रहना चाहिए। फिर आता है राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा। हमारी जो राष्ट्रीय संपत्ति है उसकी रक्षा हमें करनी चाहिए, उसे नष्ट ना करें, उसकी देखभाल करनी चाहिए। जैसे हमारी प्राकृतिक संपदाएं हैं, राष्ट्रीय संपत्ति में हमारी प्राकृतिक संपदाएं आती है, नदी नाले, जंगल, तालाब, झरने इत्यादि। और जो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति जैसे सरकारी इमारतें, स्कूल कॉलेजों की इमारतें, अस्पताल, ये इन सभी चीज़ों की हमें रक्षा करनी चाहिए। और पड़ोसियों और मोहल्ले वालों से आपसी प्रेम। अरे बच्चों हमारे जो आसपास के लोग हैं, पड़ोसी हैं, उनसे हमें प्रेम की भावना के साथ रहना चाहिए, उनसे प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। और जो हमारे मोहल्ले वासी हैं उनके साथ हमें बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से रहना चाहिए। फिर आता है दूसरों की भलाई के कार्य हमें करने चाहिए। दूसरों की मदद करना, सहयोग करना, घृणा ना करना, किसी से पाप ना करना, इस प्रकार की अच्छी आदतों का हमें निर्वहन करना चाहिए। फिर आता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो हमारे 4 धर्म हैं, इनमें आपस में भेदभाव ना करें। सबकी जो धार्मिक भावना है उसका आपस में हम सम्मान करें। सबके जो त्योहार हैं उनके अंदर एकजुट होकर के उनमें हम उन त्योहारों को मनाएं और खुश रहें, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें और कला साहित्य के अंदर अपना पूर्ण योगदान दें। और प्यारे बच्चों लोगों की इस भावना को ही
राष्ट्रीय एकता की भावना। कहा जाता है भारत में अनेकता होते हुए भी, भारत में विविधता होते हुए भी भारत एक है। हमारे अंदर विभिन्नताओं में भी एकता है। इसी को राष्ट्रभक्ति या राष्ट्रीय एकता कहा जाता है। अगले टॉपिक को लेकर के हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।